गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि परसों के लाइव सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग टॉपिक बताएंगे और उन टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करेंगे डे बाय डे। और आप लोगों की स्क्रीन में तो नज़र आ रहा होगा कि आज एक टॉपिक कार्तिकेयपुर राजवंश को लेकर के मैं आया हूँ। दरअसल हमारे एक मित्र है चिरंजीवी चिरंजीवी ने ये टॉपिक दिया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश पर सर एक वीडियो ज़रूर बना दीजिएगा। तो मैं, क्योंकि समयाभाव है, तो मैं इनको कार्तिकेयपुर राजवंश पर विशेष तौर पर कुछ टुकड़ों में जो है ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ हिस्सों में मैं इसे बांट करके रखूँगा। धीरे धीरे इसे करीब 3 या 4 वीडियोस में मैं पूरे कार्तिकेयपुर राजवंश को साथ में कत्यूरी राजवंश को भी मैं आप लोगों के सामने लेके चलूँगा। सबसे पहले देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश में ज़्यादा समय इधर उधर नष्ट न करके सीधे सीधे कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करूंगा। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो देख लीजिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स हैं जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। बेसिक्स क्या है आप लोगों को बता दूं। आमतौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश को एक ही स्वरूप में मान करके मिला जुला करके देखते हैं, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं आप लोग इस रूप में अगर पढ़ते हैं तो उसे आप अशुद्ध रूप में पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश में बेसिक अंतर क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, काल का अंतर है, दूसरा राजधानी का अंतर है और तीसरा राज्य क्षेत्र का अंतर है। अगर हम बात करें काल की, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो टाइम पीरियड है वो करीब आपका 700 से 1100 ईस्वी के आसपास का टाइम पीरियड है। अगर स्पष्ट है तो या आप लोग इस टाइम पीरियड को देख लें। और जबकि कत्यूरियों की बात करें तो देखिए 1202 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका कारण है क्योंकि 1202 एक तरीके से ये समझ लीजिए, हमें अंतिम जो कार्तिकेयपुर राजा है उसका समय काल जो हमें प्राप्त होता है वो 1202 के आसपास का होता है। और एक बेसिक अंतर, मैं इन 3 अंतरों के अलावा एक और अंतर बताऊं तो कार्तिकेयपुर और कत्यूरियों में एक अंतर और ये है कि कार्तिकेयपुर राजवंश को हमने सिर्फ और सिर्फ अभिलेखों के आधार पर लिया हुआ है, जबकि अगर हम कत्यूरियों की बात करें तो अभिलेखों के अलावा कत्यूरियों को हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं, अभिलेख के साथ साथ जागरों वगैरह के माध्यम से भी हमने उन्हें देखने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल हम बात करें तो बहुत सारे अंतर हमारे पास देखने को मिलेंगे। बेसिक 3 अंतर जो मैंने लिखे हुए हैं पुस्तक में, यूकेपीडिया में भी जिसका जिक्र किया हुआ है, तो उसे आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। काल का आपका सामने अंतर हो गया। दूसरा, राजधानी की बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जो थी कार्तिकेयपुर थी। बहुत सारी पुस्तकों में तत्कालीन तत्समय के अभिलेखों में कार्तिकेयपुर का जिक्र होता है। इवन जो पांडुकेश्वर लेख वगैरह है वो कार्तिकेयपुर से निकले, ये बताया जाता है। क्योंकि पांडुकेश्वर वगैरह जो है वो जोशीमठ के निकट है, तो कुछ लोग इसे जो है जोशीमठ इन्होंने बताया। बहुत सारे इतिहासकारों ने जो है इसे जोशीमठ बता दिया है। जबकि देखिए, मैं एक और चीज़ स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि जोशीमठ कहा जाने के पीछे जो लॉजिक इनका लगता है, देख लीजिए। अगर आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ें तो कार्तिकेयपुर राजवंश की कत्यूरी कहे जाने के पीछे बहुत सारे हमारे पास प्रमाण नहीं है। और प्रमाण केवल अभी हम लोग अगर इसे कत्यूरी राजवंश को अलग से देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें अंतर भी नजर आएगा। और वो अंतर क्या है देख लीजिए, एकमात्र अभिलेख है जो कि जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख है, जिसमें कातीउर शब्द लिखा हुआ। अगर आप लोग स्पष्ट देख सकें तो कातीउर, नॉट कत्यूर, बट इसे हम लोग कहीं ना कहीं कत्यूर से जोड़ते हैं। जागरों में कंथापुरी कहा गया, तो कत्यूर को थोड़ा सा हम सेपरेट करके इसलिए चल रहे हैं ताकि हम लोग एक आदर्श कंडीशन में पैदा कर सकें, एक आदर्श स्थिति पैदा कर सकें अध्ययन को लेकर के। तो राजधानी क्षेत्र की बात करें तो अधिकतर इतिहासकारों ने कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ बता दी। उसका कारण मैंने बता दिया, जोशीमठ के निकट पांडुकेश्वर मंदिर जहाँ से अभिलेख वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरी बात करें, देख लीजिए राजधानी क्षेत्र की, इसके राजधानी क्षेत्र की, तो मुझे जो लगता है, जो मुझे मेरा व्यक्तिगत जिस तरफ रुझान है वो ये है कि कार्तिकेयपुर वर्तमान जो रुद्रप्रयाग जनपद में कार्तिकेय स्वामी मंदिर परिसर है उसके आसपास का क्षेत्र भी हो सकता है कि इतने लंबे समय के बाद में भौगोलिक बदलाव हुए हों और जो मंदिर परिसर है अब तो केवल पहाड़ी में है, तो उस पहाड़ी के नीचे जो मंडलक वगैरह ये जो क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इनकी राजधानी रही होगी। एग्जैक्ट स्थान अब तक ज्ञात नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है यह स्थान ज्ञात नहीं है अब तक। दूसरा, देख लीजिए कत्यूरियों की राजधानी की बात करें तो सबसे पहले तो बैजनाथ में इनकी मूल राजधानी रही और फिर विभिन्न शाखाओं में जो है ये जाकर के बटे हुए हैं, और जो 14 शाखाएं हैं वो हम बाद में उनका अध्ययन करेंगे। तीसरा,
राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, कार्तिकेयपुर का राज्य क्षेत्र हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, डोटी जुमला तक का पूरा क्षेत्र जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन था, जबकि कत्यूर की बात करें तो केवल कुमाऊं गढ़वाल का लिमिटेड क्षेत्र। कुमाऊं तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि अधिकांश हिस्सा कुमाऊं तो इसके अधीन रहा है, पर गढ़वाल का जो हिस्सा है वो बहुत लिमिटेड हिस्सा इसमें रहा है। तो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो राज्य क्षेत्र था वो बहुत लिमिटेड था। तो ये बेसिक से तीन अंतर मैंने हमेशा ही इसे लेकर के चला हुआ हूँ कि ये तीन अंतर जो है बेसिक ही हैं। इसलिए हम लोग इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस अलग अलग स्वरूपों में इनको हम लोग पढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत भी नासाज चल रही है आजकल, तो समय भी इसी वजह से मिल रहा है बेशक। अब देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश, बेसिक पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा कि कार्तिकेयपुर को हम लोग क्या मानते हैं, उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश। ऐतिहासिक इसलिए, हालांकि हमें इससे पहले कुनिंदाज या पौरव वगैरह मिलते हैं, बट उनको हमने सही से कनेक्ट कभी नहीं किया। कनेक्ट न कर पाना या न कनेक्ट न किया जाना एक बड़ा कारण है कि हम कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। ऐतिहासिक का संदर्भण इसलिए लिया जाता है क्योंकि सही मायने में ऐतिहासिक राजवंश उसे कहा जाता है जिसका अभिलेखों में पूरा पूरा विवरण हो, और इसके हमें जितने ताम्रपत्र मिले हैं, जितने अभिलेख मिले हैं, इस वजह से हम इसको पहला ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। और देखिए, इसका टाइम पीरियड तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, 700 से 1100 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और अगर हम अध्ययन की बात करें तो इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है तीन परिवारों में से बांटा जाता है या तीन भागों में से बांटा जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर भी डिफर हूँ, मतभेद यहाँ पर भी मेरे हैं कि तीन परिवारों में हम कैसे बांट रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आगे इसको इलाबरेट करूँगा थोड़ा सा। कुछ पुस्तकों में इसे चार परिवार के रूप में भी दिखाया गया है, जो कि मुझे मेरे निजी दृष्टिकोण से कह लीजिए, या जो साक्ष्यों का दृष्टिकोण है उस रूप से मैं इसे जो है तीन से ज़्यादा परिवारों में नहीं बांट सकता। अब देखिए, तीन परिवार कौन कौन से हैं, सबसे पहले इनकी चर्चा करें। प्रथम परिवार बसंतदेव या मसंतदेव राजवंश, दूसरा निम्बरदेव राजवंश, और तीसरा सलौणादित्य राजवंश। और यहाँ से क्वेश्चन लगातार इस बीच आए हुए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। सबसे पहले अब हम बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश का मूल स्थान। अब देखिए, चर्चा में हम पूरा का पूरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश का मूल स्थान देख लेते हैं। और चूँकि देख लीजिए किन किन इतिहासकारों ने इनको कहाँ कहाँ से आया हुआ बताया, तो इसी को हम लोग देख करके चलेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो इनका मूल स्थान, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे ने बताया है कि जो है इनका मूल स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश है, और वहाँ के ये सूर्यवंशी राजपूत हैं। और अयोध्या में से जो कार्तिकेयपुर में ये लोग आए हैं, कबीले के रूप में आए थे, और इन कबीलों का जो नेतृत्व करता था बसंतदेव नामक एक व्यक्ति था, जिसने जो है यहाँ उनका नेतृत्व करने के साथ साथ, क्योंकि ये क्षेत्र उस समय कहीं न कहीं जो मालवा के शासक थे, या वो ये कह लीजिए कि पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र था यशोवर्मन के अधीन आता था। तो ये कार्तिकेयपुर क्षेत्र में जब आए तो इन्होंने यशोवर्मन के क्या बोलते हैं, एक यशोवर्मन के गवर्नर की भांति जो है इन्होंने काम किया है। और उत्तर भारत में अगर यशोवर्मन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे यशोवर्मन का जिक्र जब भी आएगा तो आप लोग ये देख लीजिएगा, क्योंकि भारत में चार सूर्य मंदिरों की बात आप लोग जानते हैं। जो बृहद स्तर पर जो चार सूर्य मंदिर हैं, उन चार सूर्य मंदिरों की हम चर्चा करेंगे। तो उन चार सूर्य मंदिरों में से एक है कश्मीर में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर बोला जाता है, और उसे बनाया था ललितादित्य मुक्तपीड़ ने। तो ललितादित्य मुक्तपीड़ वो शख्स था जिसका यशोवर्मन के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जब ललितादित्य जीत गया, तो ललितादित्य के जीतने के बाद सीधी स्थिति क्या हुई है कि यशोवर्मन हार गया। यशोवर्मन के हारते ही उत्तर भारत करीब करीब, ये समझ लीजिए, यशोवर्मन के कब्जे से बाहर हो गया। तो यहाँ पर बसंत देव उस समय नेतृत्व करता था, उसे एक अच्छा मौका मिला, और मौके का फ़ायदा उठा करके उसने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्टेब्लिश कर लिया। और हमारे यहाँ कार्तिकेयपुर में जो है बसंत देव राजवंश की नींव पड़ती है।
अब अगर हम बात करें, देखिए उत्तराखंड में मैंने अभी नीचे भी चर्चा करी थी, थोड़ा सा मैं नीचे ले जा करके इसी पीडीएफ का नीचे वाला हिस्सा दिखा करके आपसे चर्चा करी थी। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर का मूल स्थान जो है जोशीमठ चमोली माना जाता है। मैंने बोला था कि ये भी संभव है कि जो है कार्तिकेय मंदिर स्वामी परिसर जो है या उसके निकट का जो क्षेत्र है वो कार्तिकेयपुर हो सकता है, क्योंकि कार्तिकेयपुर साम्राज्य के जो इष्ट देवता है वो कार्तिक स्वामी हैं, और कार्तिक स्वामी का मंदिर किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में इनकी मूर्तियां मिलती हैं, ये सब जानते हैं। हालांकि बात करें, देखिए कार्तिकेय स्वामी की पूजा अन्य नाम से छमुंड देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में अन्य जगहों पे भी इनकी पूजा होती है, बट अगर कार्तिकेय स्वामी प्रॉपर नाम देखेंगे तो आपको उत्तराखंड में यही बृहद स्तर पर इसी का नाम मिलेगा। बात करें, देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा रही है, ताम्रपत्रों में जो भाषा थी, ताम्रपत्र जो हमें पांडुकेश्वर मंदिर से मिले हैं विशेष तौर पर, तो उन ताम्रपत्रों में इनकी भाषा संस्कृत थी और लोक भाषा प्राकृत थी। तो संस्कृत जो थी वो अभिलेखी भाषा यानी कि राजभाषा थी, और जो लोक में प्रचलित जो भाषा थी, जन सामान्य की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। इसका जिक्र हमें ताम्रपत्रों के आधार पर मिलता है। अब हम बात करें, देखिए कहाँ कहाँ से कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमाण हमें मिले हैं। सबसे अहम तो है देखिए पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र, इसके साथ ही बागेश्वर शिलालेख, बैजनाथ शिलालेख, कंडारा के अभिलेख, ये सारे के सारे जो हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे कार्तिकेयपुर राजवंश के साक्ष्य हैं। और अगर हम बात करें तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो अभिलेख मिलते हैं उनमें माँ और पिताजी दोनों के नाम देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर ये एक अनूठी बात है कि हमें इसीलिए देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं की रानियों का पता हमें इसलिए चल पाता है। अब हम थोड़ा सा इसे और आगे लेकर के चलें, तो देखिए प्रथम शाखा का अध्ययन यहाँ से शुरू होता है, और मैं चाह रहा हूँ कि यहीं मैं इसे ख़त्म भी करूँगा, प्रथम शाखा के अध्ययन को ही मैं जो है समाप्त भी करूँगा। तो प्रथम शाखा के तौर पर हम लोग बसंत देव या मसंत देव, वसंत या मसंत क्यों लिखा है कहीं आप लोग, अभी मैं एक आर्टिकल में शायद आप लोगों के बीच होगा, जिस आर्टिकल में आप लोग पढ़ेंगे कि पुराने अभिलेखों में भाषा का प्रयोग कैसे होता था। कुछ लोग इसे मौक पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे ब पढ़ते हैं। दरअसल लिखा एक जैसा जाता है, इस वजह से ये समस्या हमेशा आती है कि इसे म पढ़ा जाए या ब पढ़ा जाए। तो म या व का जो मतभेद है, कुछ लोग इसे मसंत ही पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे वसंत पढ़ते हैं। तो इतिहासकारों के बीच ये मतभेद चलते रहते हैं शब्दों को लेकर के, इसमें हम नहीं जाएंगे। कहीं अगर मसंत पढ़ लिया लिखा आ गया तो आप लोग ये मत कहिएगा कि हमने नहीं पढ़ा था। इसलिए ये थोड़ा सा जो माइनर से डिफरेंसेज बनते हैं उसका कारण अभिलेखों में लिखे हुए शब्द भी होते हैं। तो बात करें, देखिए बसंत देव के बारे में हमने बोला कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन का सामंत था। मालवा क्षेत्र में जो शासक करते थे यशोवर्मन उनका सामंत था। बागेश्वर शिलालेख से सबसे पहले इस वंश की जानकारी मिलती है। इसके संस्थापक मसंत देव थे, जिन्हें बसंत देव भी कहा जाता है। म और ब का मतभेद फिर से देख लीजिए। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि मसंत देव या बसंत देव इस वंश का संस्थापक था। बागेश्वर अभिलेख में इसके द्वारा शरणेश्वर नामक ग्राम वैष्णवों को दी जाने की पहली बार जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि बागेश्वर अभिलेख से शरणेश्वर नामक ग्राम जो है बसंत देव द्वारा वैष्णव लोगों को देने की बात इसमें की गई है। इसने जो देख लीजिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज कहा जा अगर देखिए अंतर आप लोग करना सीखेंगे तो समझ जाएंगे। नॉर्मल महाराज है तो महाराज का मतलब होता है वो किसी के अधीन राज कर रहा होगा, बट जैसे ही वो महाराजा धीराज लगा देता है इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट पहला कार्तिकेयपुर शासक है, इसलिए जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा है। इसके द्वारा जो है जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, बागेश्वर के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बागेश्वर अभिलेख में इसकी पत्नी का नाम सज्जनारा मिलता है। अब बहुत सारे लोग फिर पढ़ने में मिस्टेक करके अन्य नाम बताते हैं, पर ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि जो ये मतभेद होते हैं, अंतर होते हैं, उसका एकमात्र कारण अभिलेखों में लिखे हुए शब्दों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना होता है। उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती बेसिकली। तो कल्हण द्वारा लिखित जो पुस्तक है कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी के अनुसार इसी से हमें जानकारी मिलती है कि ललितादित्य के आक्रमण के समय कार्तिकेयपुर क्षेत्र में जो है बसंत देव का शासन चल रहा था। अब बात करें, देखिए इस वंश के दूसरे शासक की बात कर लेते हैं, खरपरदेव। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, खरपरदेव ये बसंत देव वंश का तीसरा शासक था। अब तीसरा शासक था
तो दूसरे शासक का हम जिक्र इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि बागेश्वर जो शिलालेख है उसमें दूसरे शासक का नाम पढ़ने योग्य नहीं रहा, वो मिट चुका है, पत्थर पे जो लिखा होगा ना वो पूरी तरीके से मिट चुका है, इरेज हो चुका है। इस वजह से दूसरे राजा का नाम ना पढ़ के हम तीसरे राजा का नाम पढ़ते हैं। और कई सारी पुस्तकों में ये चीज़ भी देख लीजिएगा जो कि अशुद्ध है, वो ये कि खरपरदेव को एक अलग राजवंश के तौर पर प्रेजेंट कर दिया गया है, जो कि अशुद्ध इसलिए है क्योंकि ये तो उस वंश का तीसरा ही राजा है, इसलिए ये अलग नहीं है, इसलिए आप लोग अलग न पढ़ें, याद रखिएगा ये चीज़। इसने भी जो है परम भट्टारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तीसरा राजा कल्याण राज देख लीजिए, कल्याण राज खरपरदेव का पुत्र था और कल्याण राज की पत्नी का नाम लद्धा देवी था। कल्याण राज को अधिध्वज भी कहा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट यहाँ रखना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है भी नहीं वास्तव में फैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है त्रिभुवन राज। बसंतदेव के समान त्रिभुवन राज ने भी महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज ने भी बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान किया। त्रिभुवन राज ने किरातों अथवा सौ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए, किरात और शौकों, यानी कि हमारे क्षेत्र में अगर इन जातियों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मौलिक तौर पर इस क्षेत्र की बसी हुई जातियां थी और त्रिभुवन राज ने इनके साथ संधि करके जो है युद्ध विराम वाली स्थिति या व्यापारिक स्थितियों को सुदृढ़ करने का काम किया है। क्योंकि देखिए इनके एक अभिलेख में लिखा है कि इन्होंने अपने इसके किरात मित्र ने गंवी पिंड देवता को 2.5 द्रोण भूमि दान की है। तो जब भूमि दान अपने देवता को करने का मतलब है कि किरात मित्र लिख रहा है तो किरातों के साथ कहीं ना कहीं जो मौलिक यहाँ की जातियाँ थी या मौलिक जो यहाँ के लोग थे, आदिवासी थे, उनके साथ जो है इसने संधि करने का काम इसने सबसे पहले किया। अब बात करें, देखिए धर्मपाल का आक्रमण। ये बंगाल का शासक है धर्मपाल, पाल वंश जिस गोपाल ने जिसकी स्थापना की थी बंगाल में। तो माना जाता है कि धर्मपाल जो बंगाल का शासक था उसने क्या बोलते हैं, जो त्रिगुटी संघर्ष चल रहा था उस समय कन्नौज की गद्दी के लिए, कन्नौज की गद्दी के लिए जो त्रिगुटी संघर्ष चल रहा था तो उसमें भाग लेने के लिए जो है पाल ने उत्तरी क्षेत्रों में आक्रमण शुरू कर दिया और उत्तराखंड पर इसने आक्रमण कर लिया। और जिस समय इसने आक्रमण किया था उस समय यहाँ का शासक त्रिभुवन राज था। और त्रिभुवन राज क्या बोलते हैं, त्रिभुवन राज को हरा करके जो है त्रिभुवन राज के ही सामंत नहीं रहा होगा क्योंकि कोई न कोई इसका हो सकता है चचेरा भाई, ममेरा भाई, जो भी रहा हो, मतलब कजिन रहा होगा। निम्बर देव जो राजा रहा इसके बाद बना है तो कजिन रहा होगा, इस वजह से हम बात करेंगे। तो निम्बर देव ने उसके बाद एक नए शासक राजवंश की स्थापना कर दी और नालंदा अभिलेख से भी इसकी हमें बैटरी जाने वाली है, नालंदा अभिलेख से भी जो है इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके बाद जो दूसरा राज परिवार आएगा, इसीलिए हमारा दूसरा परिवार शुरू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं निम्बर राजवंश, जिसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आगे इसे कंटिन्यू किया जाए या न किया जाए, ये आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है। थैंक यू और गुड लक आप लोगों को।